हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सिंगाचल्स फार्माकोलॉजी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के किस तरीके के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। क्लासिफिकेशन हमने इसके पहले की वीडियो में देख लिया है। अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको आसानी हो बीटा ब्लॉकर्स के ड्रग कौन कौन से हैं उनको पहचानने में। तो इसमें एक ड्रग है प्रोप्रेनिलॉल। जनरली ये इसका प्रोटोटाइप ड्रग है। एक ड्रग की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, लगभग सारे ड्रग सिमिलर इफेक्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हार्ट में ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर दे रहा है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर दे रहा है। कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ये इन तीनों चीज़ों को डिक्रीज कर रहा है। हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है इसकी वजह से, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट, क्योंकि हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि स्टिमुलेट करता है हार्ट को, और जब एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन से बाइंड होता है तब हार्ट स्टिमुलेट होता है। तो प्रोप्रेनिलॉल उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, इसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जा रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जा रहा है और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जा रहा है। कार्डियक वर्क एंड ऑक्सीजन कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हार्ट रेट डिक्रीज है और एरोटिक प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज है। आगे फिर देखते हैं ब्लड वेसल्स में। इसमें जो वेसोडाइलेशन, क्योंकि ब्लड वेसल में जो रिसेप्टर है वो कौन सा रिसेप्टर है, बीटा 2 रिसेप्टर है। तो बीटा 2 रिसेप्टर क्या कर रहा था, वेसोडाइलेशन का काम कर रहा था। तो यहाँ पर वेसोडाइलेशन और जो बीपी फॉल हो रहा था उसकी वजह से वो ब्लॉक हो जा रहा है। मतलब बीटा 2 रिसेप्टर से जब एड्रेनलिन बाइंड होता था तब वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता था और बीपी उससे कम होता था, लेकिन यहाँ पर उस एक्शन को ये ब्लॉक कर रहा है। इनिशियली इसमें क्या होता है, जो पर्सन को प्रोप्रेनिलॉल दिया जाता है उनमें इनिशियली जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या देखें कि वेसोडाइलेशन हो रहा, ब्लॉक हो रहा है और बीपी भी जो फॉल हो रहा था वो भी ब्लॉक हो जा रहा है। तो प्रोप्रेनिलॉल को एज अ हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन है कि हम इसे एक अच्छा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैसे मानते हैं। तो इनिशियली जब ड्रग लिया जाता है तब तो इसका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक है, लेकिन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। तो कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज होने की वजह से धीरे धीरे टॉलरेंस डेवलप होने लगता है, एडॉप्टेशन आ जाता है, और इसकी वजह से जो TPR है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट करते हैं तब। इनिशियली में TPR बढ़ रहा है और कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से एडॉप्टेशन होता है, और उसकी वजह से जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ब्लड वेसल्स का वो डाउन होने लग जाता है। इस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के डाउन होने की वजह से जो बीपी है, चाहे वो सिस्टोलिक बीपी हो चाहे वो डायस्टोलिक बीपी हो, दोनों लो होने लग जाते हैं। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म है जिससे कि प्रोप्रेनिलॉल हाइपरटेंशन को कम करता है। इसके अलावा इसके दूसरे मैकेनिज्म भी हैं जो कि इसकी हेल्प करते हैं हाइपरटेंशन को कम करने में, जिसमें सबसे पहला है डिक्रीज रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, डिक्रीज रेनिन रिलीज, क्योंकि रेनिन का सेक्रेशन जो होता है वो किडनी के जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से होता है, और वहाँ पर जो रिसेप्टर है वो बीटा 1 रिसेप्टर है, और प्रोप्रेनिलॉल ने बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है। इस वजह से रेनिन का रिलीज भी कम हो गया है। रेनिन जो होता है वो हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है, क्योंकि रेनिन की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है सोडियम आयन का और वाटर का रिटेंशन वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से रेनिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये रेनिन के रिलीज के कम हो जाने से भी जो है ब्लड प्रेशर वो डाउन होने लगता है, लेकिन ये इसके मेन मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जैसे कि पिंडोलॉल, वो भी एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, लेकिन उसका रेनिन रिलीज पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल एक्शन रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक आउटफ्लो, तो ये इसके कुछ अदर मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन होता है। अब हम देखते हैं अगले ऑर्गन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसका क्या एक्शन आता है, तो हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो रिसेप्टर है वो बीटा 2 रिसेप्टर है, और बीटा 2 रिसेप्टर रिलैक्सेशन कराता है स्मूथ मसल्स का। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स का जो रिलैक्सेशन है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोंकियोल का डायलेशन जो है वो ब्लॉक हो रहा है, तो पर्सन को एस्थमेटिक अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। CNS, क्योंकि प्रोप्रेनिलॉल बहुत ज़्यादा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके CNS में एंटर नहीं कर पाता है, इस वजह से इसका CNS पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो पर्सन प्रोप्रेनिलॉल को ले रहे हैं उनमें ड्रीमिंग इंक्रीज हो जाती है या फिर नाइटमेयर्स जो है वो बढ़ जाते हैं।
लोकल एनेस्थेटिक, ये एक बहुत ही अच्छा लोकल एनेस्थेटिक होता है जैसा कि लिडोकेन होता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। जो प्रोप्रेनिलॉल है उसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी वर्क करता है, लेकिन इसका क्लिनिकली बहुत कम यूज़ किया जाता है। मेटाबॉलिज्म, इसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम हो जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, जो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल है उनका ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना। तो इस तरीके से प्लाज्मा में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो रहा है क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम हो रहा है। अब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होने लगता है तो ऐसे पर्सन जो कि इंसुलिन को ले रहे हैं, मतलब डायबिटिक पर्सन जिनका ट्रीटमेंट इंसुलिन के थ्रू किया जा रहा है, उनमें इस इंसुलिन एक्शन का जो रिकवरी है वो डिले हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाना। प्लाज्मा में जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट है उसका इंसुलिन ने मेटाबॉलिज्म करा दिया है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनहिबिट होने की वजह से नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया प्रोड्यूस हो रहा है। डिक्रीज लाइपोलाइसिस, ये क्या कर रहा है, बीटा 3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, जिससे कि एडिपोज टिश्यूज में लिपिड का जो लाइसिस है, जो बड़े बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन रुक जाता है, जिससे कि फ्री फैटी एसिड का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। इस तरीके से इसमें प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड लेवल और LDL HDL का रेशियो बढ़ने लग जाता है। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में जनरली ये इनहिबिट करता है एड्रेनर्जिकली प्रोवोक्ड ट्रिमर को। ये जो ट्रिमर प्रोवोक हो रहा था इसको ये इनहिबिट करता है रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, और एक्सरसाइज की कैपेसिटी डिक्रीज करता है। एक्सरसाइज की कैपेसिटी यहाँ पर क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मसल्स को जब एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी लिबरेट करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे कि एनर्जी लिबरेट होती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनहिबिट हो रहा है, जिससे ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो रहा है। इस वजह से पर्सन जल्दी थकान महसूस करने लगता है और उसके एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। आई में इसका डिक्रीज कर रहा है सेक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के सेक्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, जिससे कि इंट्राऑक्यूलर टेंशन कम हो जाता है। इसका पुपिल के साइज पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा यूट्रस में भी बीटा 2 रिसेप्टर है, स्मूथ मसल्स, तो यहाँ पर भी रिलैक्सेशन जो हो रहा है यूट्रस का बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से वो ब्लॉक हो जा रहा है। तो ये इसके कुछ इफेक्ट्स थे। इसके बाद हम देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है। तो ओरली एब्जॉर्ब तो हो जाता है, लेकिन इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। क्यों हो रही है कम, ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से जो प्रोप्रेनिलॉल है उसका ओरल जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाता है। अगर हमें इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना है तो ये ज़रूरी है कि प्रोप्रेनिलॉल को हमेशा मील के साथ लिया जाए, क्योंकि फूड जो है डिले करता है इसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। प्लाज्मा से प्रोटीन बाइंडिंग, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन से इनकी बाइंडिंग है वो लगभग 90% तक का होता है। जब प्रोप्रेनिलॉल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, लेकिन इसके जो हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट्स होते हैं प्रोप्रेनिलॉल के, उनमें बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसका इंट्रैक्शन, किस किस ड्रग से में किस तरीके से इंट्रैक्ट कर रहा है। तो प्रोप्रेनिलॉल को जब डिजिटेलिस या वेरापामिल के साथ देते हैं तब ये कार्डियक अरेस्ट इंड्यूस करता है। प्रोप्रेनिलॉल को डिजिटेलिस हम इसको जनरली ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है, और वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये से भी हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। तो जब इनके साथ हम प्रोप्रेनिलॉल को देते हैं तब ये कार्डियक अरेस्ट करता है, लेकिन प्रोप्रेनिलॉल को निफेडिपिन के साथ हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। प्रोप्रेनिलॉल और अगर इंसुलिन या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ देते हैं तो अभी पहले ही हमने देखा इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कि इंसुलिन के जो एक्शन है उसकी रिकवरी को डिले करता है। अगर हम प्रोप्रेनिलॉल को इंडोमेथासिन या फिर दूसरे NSAIDs के साथ देते हैं तब इसका जो बीटा ब्लॉकिंग कैपेसिटी है ये इनहिबिट हो जाता है, यानी कि इसका जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है बीटा ब्लॉकर का वो कम हो जाता है। प्रोप्रेनिलॉल के साथ अगर सिमेटिडिन देते हैं तो इनहिबिट करता है प्रोप्रेनिलॉल के मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि सिमेटिडिन जो है वो उसको ब्लॉक कर रहा है इसके मेटाबॉलिज्म को। प्रोप्रेनिलॉल प्लस लिग्नोकैन भी एक क्या है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, और प्रोप्रेनिलॉल में भी एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो इनका एक्शन एक तो सिनर्जाइज होगा, दूसरा लिग्नोकैन का जो मेटाबॉलिज्म है वो रिटार्ड हो जाता है, क्योंकि प्रोप्रेनिलॉल वहाँ पर प्रेजेंट है।
और प्रोप्रेनिलॉल के साथ क्लोरप्रोमाजिन को अगर हम दे रहे हैं तो क्लोरप्रोमाजिन डिक्रीज कर रहा है, प्रोप्रेनिलॉल डिक्रीज कर रहा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो रहा है। एडवर्स इफेक्ट, तो प्रोप्रेनिलॉल की वजह से CHF या फिर एडिमा होने के चांसेस होते हैं, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, ये यानी कि इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो ब्रोंकोडाइलेशन था वो कम हो रहा था, इस वजह से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ यहाँ पर जनरेट होंगे। इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस और कोल्ड हैंड एंड फिट, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होती है तब हीट का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे एडवर्स इफेक्ट में हम उन्हीं चीज़ों को लिखे हैं जो हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में देखा है, तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को ही अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके एडवर्स इफेक्ट आप आसानी से लिख सकते हैं कि इनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो एस्थमा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे एस्थमा में यूज़ नहीं करेंगे, और साथ ही साथ पार्शियल एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में यूज़ नहीं करेंगे। हम देखते हैं यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स को हम किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं? हाइपरटेंशन में, एंजाइना पेक्टोरिस में, कार्डियक एरिथमिया में, जनरली हम प्रोप्रेनिलॉल को भी यूज़ करते हैं कार्डियक एरिथमिया में, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में, CHF में, फियोक्रोमोसाइटोमा में, थायरोटॉक्सिकोसिस, माइग्रेन, एंजाइटी एंड ग्लोकोमा में। तो ये कंप्लीट हुआ प्रोप्रेनिलॉल का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक एक्शन, इसके एडवर्स इफेक्ट और बीटा ब्लॉकर्स के यूजेस। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।